भारत की गलती ये है कि भारत ने बांग्लादेश बना तो दिया 1971 में, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की परवरिश ठीक से नहीं की। ढाकेश्वरी मंदिर खतरे में है। चटगांव का चंद्रनाथ मंदिर जहां मैं गया हूं, बहुत दिव्य क्षेत्र है। हिंदुओं के देवता शिव चंद्र स्वरूप में इस धरती में दो ही जगह विद्यमान है हैदर भाई, एक सोमनाथ में और एक बांग्लादेश के चटगांव में स्थित चंद्रनाथ मंदिर में। ये कट्टरपंथी लोग सिर्फ सरकार और तख्ता पलटने तक और भारत विरोधी एजेंडे तक सीमित नहीं है हैदर भाई। मैंने बहुत देर हो गई हैदर भाई भारत सरकार से। भारत सरकार को इस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए जैसा मोदी जी बोलते हैं। बांग्लादेश की हिम्मत आखिर कैसे हो गई एंटी इंडिया के बारे में सोचने की, वहां के हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के खिलाफ सोचने की। उनके अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर भारत से हमने खतरा लिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जमात इस्लामी फिर से एक्टिव हुआ है और वही एंटी हिंदू, एंटी इंडिया की बातें कर रहा है। हिंदुत्व के मंदिरों को, वहां के बंगाली संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का अभियान चला रहा है। आग लगी है तो भारत की सरकार ने कुआं खोदा है। कुआं क्या खोदा है, मतलब बहुत ऐसा प्रयास है, बहुत बड़ी समस्या, मतलब समझ जाइए किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो एक बाल्टी पानी से नहीं बुझने वाली। आपके पड़ोस में आग लगी है, धू-धू करके जल रहा है और आप उस पे एक बाल्टी पानी डालोगे तो नहीं होने वाला। करीब करोड़ों घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक वो 20 से 25 लाख बताए जाते हैं। तो इतनी बड़ी समस्या और हमने एक बाल्टी पानी डाला है। बांग्लादेश की समस्या और वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। जब तक भारत आक्रामक नहीं होगा, आप ऑपरेशन सिंदूर करते रह जाएंगे, आपका ऑपरेशन विजय करते रह जाएंगे। 93,000 सैनिकों को समझौतों की मेज पर हारते रहेंगे और ये समस्याएं होती रहेंगी। मेरा ये मानना है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देखते हैं भारत सरकार कैसे इस समस्या से निपटती है। हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। पहले हम पहली तस्वीर पर बात करें। दिल्ली राजधानी, राजधानी का कॉन्स्टिट्यूशन किला और उस पर बहस चल रही थी, गॉड है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। भगवान तो नहीं कहूंगा, अल्लाह है कि नहीं है। और अल्लाह वालों ने सोशल मीडिया पे ये डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने साबित कर दिया, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, अल्लाह है। यहाँ पर जीत का हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गए, मुफ्ती स्टार बन गए। और आइए अब इस दिल्ली से बांग्लादेश चलते हैं। वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं और वहां पर अल्लाह पूछ रहा है, क्या कोई मेरा बंदा है? क्योंकि दीपू नाम का एक आदमी पेड़ पर लटका हुआ है और उसको कोड़े बताए जा रहे, बरसाए जा रहे हैं और उसको जला दिया जा रहा है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक, खास करके हिंदू लोग कितने परेशानी में हैं, कितने तकलीफ में हैं, कितने दर्द में हैं, कितने पीड़ा में हैं और हर जगह मौन क्यों है। इसी को समझने के लिए आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर वाली विंडो में श्रीधर जी हैं, जो हमें समझाएंगे कि इस वक्त बांग्लादेश के क्या हालत है, वहां की माइनॉरिटी कितनी परेशानी में है, कितनी मुसीबत में है। इस मुसीबत, परेशानी और बांग्लादेश के हालात का असर भारत में क्या पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत में इतनी ताकतवर सरकार क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर, क्यों नहीं दुनिया को एक लामबंद करके वहां की माइनॉरिटी के लिए कुछ कर रही है, आवाज उठा रही है। श्रीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। बड़ा अफसोस होता है, दर्द होता है। मैं आज सुबह दर्शकों को बता रहा था, मैं कंधे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता हूँ, वो ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, लेकिन वो जब मेरा यूं हाथ करता है ना, तो दर्द से चीखें निकल जाती हैं।
एक ट्रेन्ड आदमी जब करता है और वहां पर एक मासूम दीपू को मार दिया जाता है, ना किसी को तकलीफ होती है, ना किसी को शिकन होती है और खुदा ढूंढता रहता है कि यहाँ पर कोई मेरा बंदा है जो इस बंदे को बचाए। क्या हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटियों के, हिंदू के? ये इस तरह हमारे दर्शकों को समझाइए चीजों को। नमस्कार हैदर भाई और स्वतंत्र के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। असल में कट्टरवाद, इसको हम लोग कट्टरता बोलते हैं। कट्टरवाद बंगाल में, बांग्लादेश में जरूरत कट्टरवाद का जो नशा है, वो अब सर चढ़कर बोल रहा है। और ये जो कट्टरवाद का जो नशा है, ये आपको कट्टरवाद दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे देशों के बहुत सारे सियासी मंसूबे हैं और उसमें सबसे बड़ा है कि कैसे भारत को अस्थिर किया जाए, कैसे अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाए, कैसे दुनिया में अपना दबदबा बनाया जाए। और उसका कट्टरवाद एक टूल है जिसका शिकार बांग्लादेश का दीपू शिकार हो गया जिसका। और इसकी शुरुआत कोई 1-2 साल के अंदर नहीं हुई है। 1905 में जब बंगाल को तोड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो ये जब तोड़ा गया, बंगाल का विभाजन किया गया, भारत का टुकड़ा किया गया, तो यही सोच कर किया गया, हिंदू और मुसलमान के नाम पर उसका विभाजन किया गया, इस्लाम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर उसका विभाजन किया गया और यही जो अलगाव का बीज 1905 में अंग्रेज बो कर गए थे, अब वो उसकी फसल लहलहा रही है। ये जो आप बांग्लादेश में आज आप देख रहे हैं, ये अब भारत के लिए, भारत के खतरे का सबसे बड़े खतरे का सबसे बड़ा एपिक सेंटर बन चुका है। ना है कि बांग्लादेश भारतीय भारतीयता के लिए और हिंदुत्व के लिए भी, मैं आपको और इसमें बताता हूं क्यों, हिंदुत्व के लिए भी सबसे बड़े खतरे का एपिक सेंटर बन चुका है। मुझे याद है हैदर भाई, मैं 2013-14 में बांग्लादेश के दौरे पर था। 1 महीने मैं बांग्लादेश में था और बांग्लादेश में मुझे जो सम्मान मिला, वो मैं भूल नहीं सकता। जब मैं बांग्लादेश पहुंचा, मैं एशिया कप और भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सीरीज के सिलसिले में गया हुआ था और मुझे चटगांव में रहने का मौका मिला, मुझे ढाका में रहने का मौका मिला और जो प्यार वहां के बंगाली लोगों ने मुझे दिया और भारत को लेकर उनके अंदर इतना गर्व जो मैंने महसूस किया, वो भारत का नाम सुनते ही उनको लगता था कि हमारा कोई बहुत ही सच्चा दोस्त हमारे साथ है और हमको लेकर उन्होंने इतना आदर दिया जैसे 1971 की लड़ाई मैंने उनके लिए लड़ी हो। इतना उन्होंने मुझे दुलार दिया। अब सोचिए कि वो बांग्लादेश जहां एक अदने से भारतीय को इतना सम्मान मिला हो, वो बांग्लादेश अब एंटी इंडिया के नारों से पटा हुआ है। वो बांग्लादेश एंटी हिंदू के नारों से पटा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर, कहां से आए ये लोग? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कहां से आ गए अचानक ये लोग? आखिर पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश जो भारत के लिए जिसका सीना फूल जाता था, भारत का नाम सुन के जो देश गौरवान्वित महसूस करता था, वो शेख मुजीबुर रहमान की धरती जो भारत के लिए हमेशा कृतज्ञ थी, अचानक वहां पर भारत के लिए जहर किसने घोला? तो इसको जब आप समझने जाते हैं, तो शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था, तो शेख हसीना ने एक बयान दिया था कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था। अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप के कागजों पर मैंने दस्तखत कर दिए होते, तो आज मुझे सत्ता से बेदखल
नहीं होना पड़ता, अपने ही देश से, अपने ही लोगों के बीच से मुझे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो हो गया अमेरिका और दूसरा हो गया एक और मुल्क। अमेरिका को सेंट मार्टिन चाहिए था ताकि वो सेंट मार्टिन द्वीप के ज़रिए चीन पर नज़र रख सके। चीन पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन में पहुंचना चाहता था और चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते बांग्लादेश को ड्रैगन निगलने को बेताब है। उसे पता है कि बांग्लादेश को अगर निगल लिया तो भारत पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। समुद्र का एक और रास्ता उसे मिल जाएगा और एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का, दादागिरी करने का रास्ता खुल जाएगा। और तीसरा, पाकिस्तान जो 1971 की हार, 93,000 सैनिकों के समर्पण के अपमान की आग में धधक रहा है। तो जो 3 फ्रंट हैं, ये तीनों एक्टिव हैं और पाकिस्तान कट्टरपंथ को हवा दे रहा है। अमेरिका वहां की राजनीति को अस्थिर करने में पूरी ताकत झोंक रहा है और चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है बांग्लादेश की पूरी सांस्कृतिक, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर उसको तबाह करने की पुरजोर प्रयास में। और यही वजह है कि भारत की गलती क्या है? भारत की गलती ये है कि भारत ने बांग्लादेश बना तो दिया 1971 में, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की परवरिश ठीक से नहीं की। भारत ने उसे बहुत हल्के में ले लिया। भारत को जो पिता की भूमिका होती है, जो दबा उसको कंट्रोल करने की, नियंत्रण रखने की, उसे पता था कि अभी ये बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, अभी इसकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है। ये उस तौर संसाधनों के तौर पे और विकास के तौर पर उतना विकसित नहीं है। तो भारत को पूरी तरह वहां नियंत्रण देने की जो जल्दबाजी भारत ने की, आज भारत अपने लिए बांग्लादेश के रूप में एक बहुत बड़ा खतरा अपनी जमीन से, अपने भूभाग से लगे हुए क्षेत्र में खड़ा कर चुका है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में होता क्या है हैदर भाई, कि एक आदमी जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, वो दुनिया का मैं तो ये कहूंगा कि एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आतंकवादी बांग्लादेश की गद्दी पर जाकर बैठ गया है। एक मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के सरकार के मुखिया हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो एक आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा पहला उदाहरण है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति आतंकवादियों के लिए काम कर रहा है। मैंने कुछ आंकड़े जुटाए हैं। वहां की सरकार, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में आज हो रहा है, वो मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में हो रहा है, यूनुस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और बता दूं, जो काउंटर टेररिज्म को खत्म करने के लिए बांग्लादेश में जो एजेंसियां हैं, उनको उस काम से अलग कर दिया है यूनुस की सरकार ने, उन्हें दूसरे कामों में एंगेज कर दिया है। यही नहीं, 1971 के बाद से जो आतंकवादी जिनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, जिनको मौत की सजा दी गई थी, उन सब की सजाएं धीरे-धीरे माफ कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये प्रमाण है कि वो किस तरह आतंकवाद को बांग्लादेश के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, बांग्लादेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो तक कह रही हैं कि सरकार के काम करने के इरादों से लग रहा है कि जरूर इसके मकसद में, सरकार के मकसद में कोई खोट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के पत्रकार, बांग्लादेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्ट कह रही है।
और अभी हाल ही में जो हादी उस्मान की जो मौत हुई है, उस मौत के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के 2 बड़े मीडिया संस्थानों को जलाकर राख कर दिया गया और बांग्लादेश की सरकार कुछ नहीं कर पाई, इससे साफ समझ में आता है कि जिस तरह की भीड़ कट्टरपंथियों की वहां जमा हो रही है, वो सरकार के संरक्षण में ही काम कर रही है। आपको बता दें, ये कट्टरपंथी लोग सिर्फ सरकार और तख्ता पलटने तक और भारत विरोधी एजेंडे तक सीमित नहीं है हैदर भाई। ये कट्टरपंथी बंगाली संस्कृति और सभ्यता को भी नष्ट कर रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो उसने जिस तरह से बम लगाकर बुद्ध की प्रतिमाएं और मंदिरों को उड़ाया, उसी तरह अभी इन लोगों ने बांग्ला के सांस्कृतिक संगठन छाया नट, जो 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मशती समारोह के बाद बनाया था बंगाली गौरव के लिए, उसे भी जलाकर राख कर दिया, उसे भी उपद्रवियों ने के हवाले कर दिया। तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये यूनुस सरकार के संरक्षण में हो रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा खतरा बांग्लादेश भारत के लिए बन चुका है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, भारत और हिंदुत्व के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन गया। और आपको बताएं, जो शेख हसीना के बेटे हैं, उनका एक बयान है, सजीब वाजेद जायद, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर अब अल कायदा और लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। लश्कर ए तैयबा के नेता जिस तरह पाकिस्तान में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भाषण देते हैं, वैसे ही भाषण अब बांग्लादेश की गलियों में आम हो गया है। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ ये बांग्लादेश की हैसियत नहीं है हैदर भाई। इसके लिए ये साजिश साफ समझ में आती है कि कितना पैसा बांग्लादेश के अंदर पहुंच रहा है। कौन से वो देश हैं, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, कैसे वहां पर अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये वहां की वर्तमान स्थिति को देखकर आप साफ-साफ अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, लश्कर का कमांडर जो सैफुल्लाह है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हाफिज सईद शांत नहीं बैठे हैं। हाफिज सईद अब बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है मौलाना मुनीर, वो बांग्लादेश को वापस चाहता है। वो फिर से पूर्वी पाकिस्तान का सपना देख रहा है। जो हादी उस्मान मारा गया, वो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहा है। जो चीन, वो नॉर्थ ईस्ट को अपने में मिलाने का सपना देख रहा है। अमेरिका, जो सेंट मार्टिन पे कब्जा करके एशिया में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है और बांग्लादेश उसका एपिक सेंटर बन गया है। आप सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। चीन की नजर है, जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो अपना बता रहा है। और सबसे बड़े खतरे में क्या है? सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो चौड़ा चिकन नेक है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ 22 किलोमीटर है और वो खतरे में पड़ चुका है। मैंने बहुत देर हो गई हैदर भाई भारत सरकार से, जबकि अब इस मौके को तो मैं ऐसे चाहता हूं कि भारत सरकार को इस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, जैसा मोदी जी बोलते हैं। भाई, जब रूस यूक्रेन में घुस सकता है,
तो क्यों नहीं सही बात। भारत सिलीगुड़ी के कॉरिडोर को चौड़ा कर लेता? बांग्लादेश की हिम्मत आखिर कैसे हो गई एंटी इंडिया के बारे में सोचने की, वहां के हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के खिलाफ सोचने की? इसलिए कि उसे पता है कि भारत पर अगर हम कुछ भी करेंगे तो भारत अटैक करेगा और पीछे हट जाएगा। जब तक किसी मुल्क को ये डर नहीं होगा, डर डर होना चाहिए। आज दुनिया अमेरिका से क्यों डरती है? आज दुनिया रूस से क्यों डरती है? आज चीन से क्यों डरती है? उनके अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर भारत से हमने खतरा लिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत ने हमेशा एक ऐसी छवि बनाई है, भारत की इस छवि को बदलने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर करके हमने क्या किया? उनके 11 एयरबेस तबाह किए, वापस आ गए। भाई आपने कम से कम उनके इलाके में कुछ तो अंदर घुसते, लेकिन आपने नहीं किया। 1971 की लड़ाई में आपने क्या किया? 93,000 सैनिकों को आपने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और समझौते की टेबल पर आकर आप लड़ाई हार गए। 93,000 सैनिकों के बदले आपने जो चाहा होता वो करना पड़ता पाकिस्तान को, लेकिन आप समझौते की मेज पर सैनिकों के बलिदान और उनकी कुर्बानियों को हरा कर चले आए। कारगिल की लड़ाई, फिर हमने अपनी सीमा को बचाकर वापस लौट आए। 62 में चीन के साथ हम अपने पूरे क्षेत्र, इजराइल के बराबर देश अक्साई चीन क्षेत्र हमने छोड़ दिया। चीन कब्जा करके बैठा है। तो ये भारत को अपनी छवि में हैदर भाई सुधार करना होगा, वरना जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो खतरे में पड़ जाएगा। और ये मौका है कि भारत के पास उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का फैलाव भारत करे। ये मौका है, वहां पे हिंदुओं को बसाए, उस क्षेत्र को, पट्टी को चौड़ा करे, ताकि बांग्लादेश को पता चले कि भारत से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। भारत के पास मौका है, त्रिपुरा से 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाए, वो नॉर्थ ईस्ट समुद्र के रास्ते से जुड़ जाएगा। सिर्फ 20 किलोमीटर। जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के एक पिद्दी सा देश, भारत के सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने का सपना देख रहे हैं। बस भारत 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाए, 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाए, समुंदर से जुड़ जाएगा। तो भारत की विदेश नीति, भारत की रणनीति मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे काम करती है। क्या, किस बात का भारत को डर है? क्यों भारत ऐसे, भारत के साथ खतरा क्या है? कट्टरपंथ का खतरा है। ये कट्टरपंथ, अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि अभी इस वक्त बांग्लादेश की जो आबादी है हैदर भाई, वो करीब 16.5 करोड़ की है, जिसमें से करीब सवा करोड़ हिंदुओं की आबादी है। और एक भी जिला ऐसा नहीं है, बांग्लादेश का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हिंदू 50% से ज्यादा। सबसे ज्यादा आबादी गोपालगंज की है, जहां 27% हिंदू रहते हैं। ठाकुर गांव में 22%, मौलवी बाजार में 24%, खुलना में 21%, फिरोजपुर में 15% और बारिशाल में 11%। इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि भारत का हिंदू अगर खदेड़ा गया तो कहां जाएगा? एक ही मुल्क है हिंदुओं का। तो ये चिंता की बात है। ये हिंदुत्व के लिए भी चिंता की बात है और भारत की संप्रभुता, उसकी एकता और अखंडता के लिए भी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? एक तो मैंने कट्टरपंथ का खतरा बता दिया। दूसरा मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान का जो पीएनएसएफ चटगांव पोर्ट पर डेरा डाल चुका है। माने पाकिस्तान का जो जहाज है, लड़ाकू जहाज है, वो पीएनएसएफ
चटगांव के बंदरगाह पर अपना डेरा डाल चुका है। सोचिए कितनी बड़ी सुरक्षा में, भारत की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। और मोहम्मद यूनुस लगातार ये साबित कर रहे हैं कि वो पाक के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। 2 से 3 बार वो शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं। वहां के सारे सैन्य अधिकारी और अधिकारी लगातार मौलाना मुनीर, जो उनके नए फील्ड मास्टर हैं, उनसे लगातार मिल रहे हैं। उनके सैन्य अधिकारियों से मुलाकात हो रही। तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, उसको देखकर भारत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। ये तो था पाकिस्तान की बात बताई मैंने। अभी आपको और बता दूं, अब चीन से सोचिए। चीन जो भारत से 20 किलोमीटर एक एयरबेस है, लालमोनिरहाट, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ठप पड़ा था, भारत से 20 किलोमीटर, महज 20 किलोमीटर की दूरी पर उस एयरबेस को चाइना डेवलप करने में लगा है। माने खतरा हमारी छाती पर बैठा हुआ है। और मोंगला पोर्ट, जो कलकत्ता से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें जबरदस्त निवेश कर रहा है चीन। करीब कहते हैं 3,500 करोड़ से ज्यादा का पैसा झोंक कर मोंगला पोर्ट को चीन डेवलप कर रहा है। हम कब तक हाथ में और ये हो रहा है और भारत हाथ में हाथ धर के बैठा है। चटगांव पोर्ट, जिसमें चीन घुसा हुआ है, त्रिपुरा से मात्र 72 किलोमीटर। भारत के पास एक मौका है, त्रिपुरा से थोड़ा आगे बढ़ जाए, टहलते टहलते आगे बढ़ जाए। आपको बता दूं कि चटगांव और कॉक्स बाजार अलग हो जाएगा। रुपया लगाए, पैसा लगाए, हथियार पहुंचाए। यहां पे मैं भारत की सुरक्षा के हिसाब से बात कर रहा हूं हैदर भाई। भारत के मैं भारत के हितों की दृष्टि से बात कर रहा हूं। अगर भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, तो भारत को 10 कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। तो ये स्थिति चीन की तरफ से भी खतरा पैदा हो गया और अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप सोचिए कि सबसे बड़ी चीज जो मोहन भागवत की चिंता है, वो ये है कि ये कट्टरपंथ एंटी इंडिया वातावरण ही नहीं बना रहा है। ये कट्टरपंथ एंटी हिंदू वातावरण ही नहीं बना रहा है। वो बांग्लादेश की जो बंगाली संस्कृति है, उसे नष्ट करने में लगा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि बांग्लादेश क्यों बना। बांग्लादेश बना जब 1971 में, तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को भेजकर, अभी वो जमाते इस्लामी जो 1971 के बाद अभी एक्टिव हुआ है, ये जमाते इस्लामी पाकिस्तान के साथ मिलकर 1971 से पहले तक वहां के बंगाली लोगों की महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, नरसंहार का खुला खेल खेलता था। अब 1971 के बाद वही जमाते इस्लामी फिर से एक्टिव हुआ है और वही एंटी हिंदू, एंटी इंडिया की बातें कर रहा है। वही हिंदुत्व के मंदिरों को, वहां के बंगाली संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का अभियान चला रहा है। उन्हें पता है कि जब तक बांग्लादेश में बंगाली संस्कृति जिंदा रहेगी, उसे पाकिस्तान के साथ एका नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अगर फिर से एक होना है, तो उसका एक ही तरीका है कि बंगाली संस्कृति को मिटा दिया जाए, जो 1971 से पहले जनरल याहिया खान के नेतृत्व में वहां अभियान चलाया गया था। अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के नेतृत्व में वहां पर वही अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका और चीन के द्वारा फंडिंग हो रही है ताकि वहां पर अस्थिरता को फैलाया जाए।
तो ये स्थिति है हैदर भाई अभी तक बांग्लादेश की। और भारत के लिए खतरे, और यही नहीं, भारत के लिए खतरा क्या है? भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा एक और है कि 1971 की लड़ाई से पहले भारत के पास 3 मोर्चों से खतरा रहता था। पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश पे ये पश्चिमी पाकिस्तान और चीन। अब वहां के तख्ता पलट होने के बाद तीसरा फ्रंट खुल चुका है। भारत को अब 2 तरफ से नहीं, 3 तरफ से फिर से खतरा 1971 के बाद ये खतरा भारत के लिए बढ़ चुका है। और बांग्लादेशी बंदरगाह, एयरपोर्ट चीन के कंट्रोल में चले जा चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। तो ये सब चिंताएं हैं हैदर भाई। और भारत अब क्या कर रहा है, आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि आग लगी है तो भारत की सरकार ने कुआं खोदा है। कुआं क्या खोदा है, मतलब बहुत ऐसा प्रयास है, बहुत बड़ी समस्या, मतलब समझ जाइए किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो एक बाल्टी पानी से नहीं बुझने वाली। आपके पड़ोस में आग लगी है, धू धू करके जल रहा है, और आप उस पे एक बाल्टी पानी डालोगे तो नहीं होने वाला। भारत ने क्या किया? भारत ने धुबरी में मिलिट्री बेस अभी खोला है। अब वो डेवलप होगा तब होगा। भारत ने किशनगंज और पश्चिम बंगाल के छोपरा में नए फॉरवर्ड बेस बनाने की तैयारी की है। ये सब तैयारियां हैं अभी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, वहां से लगे हुए इलाकों में खोला गया है। लेकिन ये अभी ये कुछ एक्टिव नहीं है। जब तक ये एक्टिव होंगे तब तक पता नहीं ये खतरा क्या क्या शक्ल ले लेगा। और 4000 किलोमीटर, करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है। और जो नदी से बांग्लादेश की सीमा को जोड़ता है, आसान नहीं है घुसपैठियों को रोकना। करीब करोड़ों घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक वो 20 से 25 लाख बताए जाते हैं। और अभी हाल ही में वापस कितने हुए हैं? करीब 2500, 3000, हजार की तादाद में हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस किया है, डिपोर्ट किया है। तो इतनी बड़ी समस्या, और हमने एक बाल्टी पानी डाला है। तो मुझे लगता है हैदर भाई, बांग्लादेश की समस्या और वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। समझ रहे हैं आप? तो ये जी, जी। बहुत बड़ा खतरा है। और जब तक एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त आतंकवादी बांग्लादेश की गद्दी पर बैठा रहेगा, वहां पर शांत, लोग कह रहे हैं, बड़े-बड़े जो मैं टीवी चैनलों पे डिबेट सुनता हूं, तो वो उनकी जो भाषा है, वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है। अरे भाई, बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता आ भी जाएगी तो भारत की समस्या, भारत की चिंताओं का निवारण नहीं होने वाला, क्योंकि जमाते इस्लामी चुनाव लड़ने जा रही है वहां पर, बीएनपी चुनाव लड़ने जा रही है। और जो हिंदुओं के लिए जो जो प्रोटेक्शन का काम करती थी अवामी लीग, वो बाहर कर दी गई है, चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया गया है। अवामी लीग शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। आतंकवादियों जिनको फांसी की सजा मिली थी, उनको फांसी की सजा से छूट दे दी गई है। खुलेआम आतंकवाद का नंगा नाच चल रहा है वहां पर सरकार के संरक्षण में। तो वहां पे राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वहां पर उम्मीद की सिर्फ एक ही बात है, जो वहां की जनता से हम अपेक्षा करते हैं, वो ये है कि वहां की बंगाली संस्कृति, बंगाली सभ्यता, जो भारत के बंगाल से मेल खाती है, और भारत को आगे बढ़कर अब ये दावा करना चाहिए कि बंगाल हमारा हिस्सा है। इस पे कोई वो बात तो नहीं, हमसे ही अलग हुआ है। अब हम बंगाल को भारत में मिलाना चाहते हैं। जब तक भारत की सोच ऐसी आक्रामक नहीं होगी, हम अपने विरोधियों को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। यही इसका समाधान है। भारत को बार-बार कह रहा हूं कि भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर,
चिकन नेक को अपना चौड़ा करना होगा, मौका है, हिंदुओं को बसाना होगा, वहां पर उनको हथियार देने होंगे, जमकर पैसा लगाना होगा और जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको उनको प्रोटेक्ट करना होगा। कॉक्स बाजार और चटगांव को त्रिपुरा से आगे आगे बढ़कर कॉक्स बाजार को और चटगांव को बांग्लादेश से अलग करना होगा और भारत को नॉर्थ ईस्ट को समुद्र से जोड़ना होगा। जब तक भारत आक्रामक नहीं होगा, आप ऑपरेशन सिंदूर करते रह जाएंगे, आपका ऑपरेशन विजय करते रह जाएंगे, 93,000 सैनिकों को समझौतों की मेज पर हारते रहेंगे और ये समस्याएं होती रहेंगी, क्योंकि जो आपसे लड़ रहा है वो बहुत खतरनाक है। उसने युद्ध के सारे नियम, उसने नैतिकता के सारे नियम ताक पे रख दिए हैं। वो कोई नियम नहीं मानता, वो मानवता को नहीं मानता। भाई आप सोचिए कि बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगीत है वहां का, वो बांग्लादेश उनके रविंद्रनाथ टैगोर के उसको नष्ट कर दिया गया, उनके याद में बना हुआ। ढाकेश्वरी मंदिर खतरे में है। चटगांव का चंद्रनाथ मंदिर जहां मैं गया हूं, बहुत दिव्य क्षेत्र है। हिंदुओं के देवता शिव चंद्र स्वरूप में इस धरती में दो ही जगह विद्यमान है हैदर भाई, एक सोमनाथ में और एक बांग्लादेश के चटगांव में स्थित चंद्रनाथ मंदिर में। चंद्र स्वरूप में भगवान शंकर इस धरती में दो ही जगह विद्यमान है, वो खतरे में है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाना है और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखना है, तो भारत को कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसी तैयारी करनी होगी कि वह चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबको लगे कि भारत को छेड़ा तो हमारा नुकसान होना तय। लेकिन जी। मेरा ये मानना है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन देखते हैं भारत सरकार कैसे इस समस्या से निपटती है। जी हाँ, और मतलब कि इसी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए भारत वालों ने मजबूत सरकार को चुना था। मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना को चुना था, हम लोगों ने इसीलिए चुना था और अब वक़्त आ गया है कि हमें दिखाना चाहिए कि हम सच में मजबूत हैं। इस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है और किसी पे भी अत्याचार हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। श्रीधर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया है और हाल ही में अभी मुंबई में बीएमसी के चुनाव भी हैं, तो आपका वक़्त हम चाहेंगे कि आप उसमें बताएँ, क्योंकि बॉम्बे में तो आप खुद ही रह रहे हैं, तो आप अच्छे से बताएँगे कि किस तरह से भाजपा सब शिवसेना का आखिरी किला भी बचेगा कि जाएगा, तो इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है, चलते-चलते एक लाइन में बता दीजिए बस? देखिए, जिस तरह से एनडीए ने नगरीय निकायों के चुनाव में बढ़त बनाई है और महागठबंधन को ठिकाने लगा दिया है एक तरह से, और मैंने सब कुछ छीन लिया उससे। अब बीएमसी का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, 15 जनवरी को चुनाव होना है। तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये अगर ढह गया तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 25 साल से नासिक में जो कब्जा था, वो किला भी ढह गया है शिवसेना का। वहां पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। एनडीए का गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में उसका दबदबा है। अब ये आखिरी बार है, इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर बीएमसी भी चला गया शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से, तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद सिर्फ बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत स्मृतियों में ही रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, जो भी होगा, बांग्लादेश से लेके बॉम्बे तक, मुंबई तक सारी खबरें आपको द स्वतंत्र पे दिखाते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही चर्चा के साथ, जिसका ताल्लुक, जिसका सरोकार आपसे हो। कुछ ना हो, अगर एक दो लोग कुछ भी देख रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सीखा होगा, समझा होगा क्या नीति है, क्या रणनीति है, किस तरह से काम हो रहा है और क्या काम होना चाहिए। श्रीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने विस्तार से सबको समझाया। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।